आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल पर जोरदार बहस चल रही है। इस बिल के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी गैर कानूनी तारिकिन वतन को शहरियत देने की तजवीज है, लेकिन इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इस बिल को पेश करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इस बिल की हिमायत करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि इस बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस ने मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया था। जब अमित शाह ने ऐवान में बिल पेश करने की इजाजत चाही तो हिजब इख्तिलाफ के अरकान ने ऐवान में खूब हंगामा बर्पा किया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी समेत हिजब इख्तिलाफ के बहुत से रहनुमाओं ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत के मौकिफ की मुखालफत की है। लेकिन इस वक्त अगर हम आपको बताएं तो पार्लियामेंट में जोरदार बहस चल रही है इस पूरे मामले पर और अब से कुछ देर बाद ही इस पर वोटिंग होगी। और जाहिर सी बात है, जो आंकड़े हैं वो एक तरह से साफ जाहिर कर रहे हैं कि लोकसभा में सरकार की ही जीत होने वाली। लेकिन आखिर इस पर अपोजिशन क्यों अड़ा हुआ है, आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ रिएक्शन भी इस पूरे इशू पर हम आपको सुनवाई देते हैं। इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। सेकुलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केशानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। सर, ये एक अमेंडमेंट है हिंदुस्तान की एक बड़ा विषय पर, तो मैं जो पढ़ रहे थे वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। वो क्या अच्छा नहीं लगता आपको? मैंने कहा था, वी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 डू हियर बाय एडॉप्ट एन एनएक्ट एंड गिव अस द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब होता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये प्रियम्बल को ठोक रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप आक्रमण कर रहे हैं। तो ये तो हमारा संसदीय नहीं साहब, हमारा लोकतंत्र की ढांचा है। सरकार इसको जो है वापस ले। हम लोग ये आसाम में कोर्ट के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये हमारे धर्मपेक्षा जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मिलके 100 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ये इसके खिलाफ है। ये हिंदू मुस्लिम के अंदर लड़ाई लगाना चाहते हैं, ये बंगाली आसामियों के अंदर लड़ाई लगाना चाहते हैं। ये विभाजन, डिवाइड एंड रूल का इनका पॉलिसी है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी इसके खिलाफ है, हर चीज के। कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, असम कोर्ट के खिलाफ है और हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ है। ये इसको तोड़ना चाहते हैं और वहां फसाद कराना चाहते हैं। तो इस वक्त लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर जोरदार बहस इस पूरे मामले पर चल रही है और अब से कुछ देर बाद एक तरह से इस पर फिर से वोटिंग होगी। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें जो एक तरह से मेजॉरिटी में है लोकसभा के अंदर, ऐवान के अंदर, तो यहां पर इसकी जीत एक तरह से यकीनी दिख रही है। लेकिन अपोजिशन आखिर इस बिल के खिलाफ क्यों अड़ा हुआ है? अपोजिशन में भी काफी इत्तेहाद दिख रहा है और हर तरह से अपोजिशन ने कहा है कि इस बिल की मुखालफत की जाएगी। इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। रफीकुल इस्लाम साहब एमएलए हैं AIUDF के और आज UDF ने जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम अरकान असेंबली के साथ बदरुद्दीन अजमल साहब जो कि चीफ हैं AIUDF के, उन्होंने और उनके तमाम अरकान असेंबली ने जंतर मंतर पर जोरदार एहतजाज इस बिल को लेकर किया है। मेरे साथ इस वक्त रफीकुल इस्लाम साहब जुड़े हुए हैं जो कि एमएलए हैं AIUDF के। रफीकुल इस्लाम साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आज दिन भर मैंने देखा कि बल्कि आज की क्या, पिछले कई सालों से UDF लगातार एहतजाज कर रही है NRC को लेकर और जब से इस सरकार ने CAB का राग छेड़ा है
उस वक्त से भी यूडीएफ लगातार एहतजाज कर रही है। रफीकुल इस्लाम साहब, सबसे पहले तो मैं पार्लियामेंट की बात करूंगा कि आज पार्लियामेंट में जोरदार बहस चल रही इस पूरे इशू को लेकर, और क्या आपको लगता है कि यह जमहूरियत है और जमहूरियत में सरों को गिना जाता है, तो ऐसे में सरकार की जीत लोकसभा में यकीनी मानी जा रही है? देखिए, ये बिल संविधान के खिलाफ है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम इसका विरोध करते हैं। वैसे तो संख्या सरकार के पास है, जबरदस्ती हिटलरी की तरीके से इसको पास कर सकते हैं, लेकिन पास करना बड़ी बात नहीं है। आसाम के 3 करोड़ 40 लाख लोगों के साथ बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि 71 के बाद के घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। अभी अगर ये कैब पास होता है तो 2014 तक लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, और आसाम में जो 71 के बाद 14 तक जो लाखों लाखों लोग जो होंगे उनको जगह मिलेगी। और जिस वजह से आसाम में फॉरेनर इशू लेके इतना 40 साल से हंगामा हुआ, वहां कितने लोग मरे मारे, या आप लोगों को मालूम है। आसाम एकॉर्ड हुआ और फाइनली जाके सिटीजनशिप एक्ट अमेंड करके 6A क्लोज के नाम जो दिया गया बनाया, उसमें यह है कि 71 के बाद आसाम में कोई नहीं रहेगा। जो 71 के बाद आएगा वो विदेशी ट्रीट किया जाएगा, उसको बाहर जाना है। अब अगर ये सीए भी पास होता है तो उस क्लोज के साथ टकराता है जो पार्लियामेंट ने पास किया था, 71 के बाद कोई नहीं रहेगा। तो आसामियों से के साथ जो वादा किया था बीजेपी सरकार ने, मोदी जी भी ने वादा किया था, वो अपने वादा खिलाफी करना होगा, गदर करना होगा। और रहा मसला अपने घर को लोगों को आप खिला नहीं पा रहे हो, इंडियन जो है उनका संस्थापन नहीं है, विदेश से लोगों को लाके धर्म के नाम पे वो मुसलमान एक तरफ रख के दूसरों को धर्म के नाम पर आप नागरिकता दे रहे हो। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देती। आर्टिकल 14 के भी वायलेशन है। और ये रफीकुल इस्लाम साहब, आज पार्लियामेंट में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं और मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने तो कहा कि 0.001% भी ये मुसलमानों के खिलाफ ये बिल नहीं है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर किस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। अबू भाई, ये तो मुसलमान के खिलाफ है ही, ये पूरा इंडियन के खिलाफ है, हर भारतीय के खिलाफ है। ये इसलिए है, भारतीयों को आप खिला नहीं पा रहे हो, नौकरी नहीं दे पा रहे हो, आप विदेश से लाके लोगों को बसा रहे हो। इतनी फिक्र विदेशी के साथ क्यों है? अपने घर में जो अपने बच्चे हैं, लोग हैं, या आपकी जो जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने वोट किया आपको, उसको संस्थापन दो, उसको एकोमोडेट करो, उसकी फिक्र करो। विदेशी को लाके यहाँ वोट बैंक के खातिर हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स करना, बीजेपी पूरा डेवलपमेंट के काम में फेल हो चुका है। अभी ये सब हिंदू मुसलमान करके और ये सब करके ये करना चाहती है। और अमित शाह जी ने एक और गलत बात कहा कि जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान क्या बना, जहन्नम जाए, वो हमें मतलब नहीं, लेकिन इंडिया जो है ये सेकुलर कंट्री रहा, ये कोई धर्म के नाम पे नहीं। यहाँ जो भी 20-25 करोड़ मुसलमान होंगे और हिंदू भाई, हम सब मिलजुल के आए, हम सब हकदार है, इस घर के मालिक है, हम किराएदार नहीं है। ये जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कोई धर्म के आधार पे नहीं बना। ठीक है रफीकुल इस्लाम साहब, इस बीच मेरे साथ मोमिनुल अव्वल जी जो कि लीडर हैं बीजेपी के आसाम से, मेरे साथ जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से। मोमिनुल अव्वल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मोमिनुल अव्वल जी, पार्लियामेंट में तो बिल्कुल, लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर लग रहा है कि सरकार की जीत होगी, बीजेपी की एक तरह से जीत होगी, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन बिल्कुल अड़ा हुआ है, इसकी लगातार मुखालफत की जा रही है, अपोज किया जा रहा है और बहुत सी कमियां अपोजिशन गिना रहा है। मोमिनुल अव्वल जी, है उसका कारण है कि मुसलमानों का इंक्लूड नहीं किया, उसका अपोजिंग इसमें है। वो बोल रहा है, ये जो बात सब हम लोग सुन रहा था, इसमें कोई बाहर से कोई आदमी को आने का प्रावधान इस आइन में नहीं है। जो अमेंडमेंट हो रहा है, इस अमेंडमेंट का द्वारा कोई भी बाहर से आएगा, ये इसमें व्यवस्था कोई भी नहीं है। वो मतलब उन लोगों का पेट में दर्द इसीलिए है, जो आसाम का जो जितना सारे माइनॉरिटी लीडर है, यूडीएफ का हो, कांग्रेस का हो, कांग्रेस का एक एमपी भी है अब्दुल खालेक, वो 2-3 साल पहले बोला था, जब रोहिंग्या इशू आया था उस टाइम बोला था कि रोहिंग्या के लिए हम मर भी सकते हैं, जूझ भी सकते हैं। उन लोग का मानसिकता यही है, तो उन लोग का पेट में इसीलिए दर्द है। जो पार्टी के राजपथ में खड़े होके बोल दो, 71 के बाद में जो आया है
मुसलमान यूडीएफ ये सब छोड़ो आप, हम मुसलमान यूडीएफ की बातें नहीं कर रहे। जो आसाम एकट हुआ है 71 के बाद कोई नहीं रहेगा, उसके बारे में आपका बीजेपी का स्टैंड बोलो। आप तो आज गुवाहाटी के गली में बाहर नहीं निकल सकते, पूरे आसाम के लोग बाहर आ गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे आ गए, पूरी जनता बाहर आ गई आपके खिलाफ। देखिए देखिए ऐसा है जो किया था, देखिए आसाम जो आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए मोमिन अव्वल। घुसपैठी नहीं रहेगा, ये 71 के बाद यही बात हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो रिफ्यूजी है उनको देना पड़ेगा। आप भी बोल दो, रोहिंग्या छोड़ो, रोहिंग्या नहीं। देखिए ऐसा है, 71 के बाद जो बंगाली हिंदू है, आप ठीक है। मैं रफीक साहब और मोमिनुल अव्वल में आ रहा हूं, बातचीत कंटिन्यू करेंगे। सब दो खास मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए। हितेंद्र सिंह शिवसेना लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है, और इनके अलावा मुमताज आलम रिजवी साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम रिजवी और हितेंद्र सिंह दोनों का बहुत इस्तकबाल। वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं मोमिनुल अव्वल आपके पास आना चाहूंगा। जो बात रफीकुल इस्लाम कह रहे हैं कि इतने सालों से, एक लंबे अरसे से एनआरसी का इश्यू चल रहा है, अगर यह बिल पास हो जाता है, बिल आ जाता है, तो आसाम एकॉर्ड और एनआरसी जिस पर इतनी ज्यादा मेहनत की थी, उस पर तो पानी फिर जाएगा, फिर उसका मकसद फेल हो जाएगा। मोमिनुल जी ना देखिए पहली बात है एनआरसी, जो एनआरसी का बात है, एनआरसी तो ये तो एनआरसी फेंकने वाला एनआरसी है, एनआरसी फिर से नया एनआरसी होगा। इसमें देखिए एनआरसी हमारा आसाम में लोकसभा में भी बयान आया था, होम मिनिस्टर का, हमारे स्टेट का जो विधानसभा है, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त, सीधे हम लोकसभा का रुख करेंगे। एमआईएम चीफ देखिए ये आप दो थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा जी। असदुद्दीन अवैसी साहब को सुन लेते हैं हम। नजर से देखने की जरूरत है। जो आसाम में एनआरसी हुआ मैडम, वहां पर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से खुद वहां के मंत्री कहते हैं कि 5,40,000 बंगाली हिंदू हैं। मैं होम मिनिस्टर जानना चाह रहा हूं कि सेक्शन 5 के तहत, ये जो सेक्शन है ना मैडम, सेक्शन 6A के तहत जितने बंगाली हिंदू हैं उन पर जो मुकदमा चलेगा वो अबेट हो जाएगा। और किस पर मुकदमा चलेगा? फॉरेन सिविल से मुसलमानों पर। बताइए होम मिनिस्टर साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 14 फेल का होता है, जहां पर मजहब आ जाता है, रीजनेबल क्लास वहां पर फेल हो जाता है। आप एनआरसी आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं, और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। यह इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। और मैडम मैं इसकी मजम्मत करता हूं, हमारा हाल आप यह करके रख दी है कि तूफान में, किश्ती में तासुबियत की, फिरका परस्ती के तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। मगर याद रखो, ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने हक को हासिल करेंगे। ये ऐवान को समझने की जरूरत है। तीसरी बात मैडम जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पीओके, सर पीओके, होम मिनिस्टर साहब अब यह क्यों भूल जाते हैं कि 1/3 एरिया हिंदुस्तान का चीन में है? आप डर रहे हैं क्योंकि कल अगर दलाई लामा मर जाएंगे, नया दलाई लामा आएगा, तो आप उसके लिए रोक रहे हैं। क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं देते आप दलाई लामा? आप इंतजार कर रहे हैं। मैडम यही तो हम पूछ रहे हैं, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते आप? क्यों डर रहे चीन से आप? 1/3 एरिया चीन, भारत का चीन में है, और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था एक्साइज चीन पर नहीं छोड़ेंगे, आज आप छोड़ दिए। इतना क्यों डरते चीन से आप? चौथी बात मैडम, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था जिसको हिंदुस्तान में हमने पनाह दी, मुक्ति वाहिनी बनाई और बांग्लादेश बना। अगर ये लोग सरकार में होते तो टाइगर सिद्दीकी कभी नहीं बनाता मुक्ति वाहिनी को। और भाई पांचवी बात मैडम, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, यकीनन आप जानते हैं तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की, आपको जरूरत है भारत में, ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम ताजिक को, उज्बेक को, तालिबान जब हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो काट चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है, मैं जानता हूं। तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी ले रहे होम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है, ना पाकिस्तान से मतलब है।
वो घुसाएगा यहां पर, आप कैसे रोकेंगे? और क्या आप बताएंगे मैडम कि कितने लोग हैं जिनको आप सिटीजनशिप देने जा रहे हैं? नंबर बताइए, स्टेट वाइज बताइए, कहो कह रहे हैं मैडम। और एक बात, ये कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान पर किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है? क्या मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तू इस मुल्क का बाइज़ शहरी नहीं बल्कि तो स्टेटलेस बनाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये एक पार्टीशन होने जा रहा है। मैडम, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अंग्रेजी में कहावत है कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू बी रिपीटेड। श्रीलंका के 10 लाख तमिलियंस मद्रास में, तमिलनाडु में हिंदू नहीं है क्या? खत्म करो। नेपाल में मधेसी नहीं, हिंदू नहीं है, बताइए। अच्छा मैडम, ये होम मिनिस्टर साहब बता दीजिए कि म्यांमार में चिन, काचिन, अरहकान, अरे चंद साल तक ऑल इंडिया रेडियो पर काचिन का रेडियो सर्विस चलता था। ये चिन लोग क्रिश्चियन है म्यांमार के, आप इंतजार कर रहे हैं? क्या इंतजार कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रेटेजी आपकी? हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये निकाल दीजिएगा। हाँ। तो राज तौर पर लोकसभा से यह तस्वीर हम आपको सुना रहे थे, जहां पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी इस वक्त इस बहस में हिस्सा ले रहे थे। जोरदार उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा कि यह दोबारा से मुल्क को बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुल्क को आजाद कराया था उन लोगों की तौहीन है। और सीधे सीधे असदुद्दीन अवैसी ने जो बिल था उस बिल को एक तरह से फाड़ दिया और कहा कि कहीं ना कहीं मुल्क को बांटने वाला यह सरकार का कदम है। मैं मोमिनुल अव्वल जी आपके पास आना चाहूंगा। असदुद्दीन अवैसी साहब को आपने सुना, मुल्क को बांटने की कोशिश हो रही है फिर से। बांटने का जो आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है उसका कोई आधार नहीं है। जो हम लोग का जो इंडिया है इसमें हम धर्मनिरपेक्ष है और जो देश बांटा गया था पहले वो धर्म का आधार से ही बांटा गया था। इसीलिए जो इंडिया का बाहर में जो हम लोग का हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख है, उन लोगों को जो ऑलरेडी आया हुआ है उन लोगों को नागरिकता देने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया हुआ है। देखिए, हमारा असम का बहुत सारे कम्युनिटी है, बोडो है, कोस राजवंशी है, मतलब हाजोंग है, ऐसा कम्युनिटी है जिनका राजवंशी है। नहीं, असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सीधे सीधे मुसलमानों पर यह हमला है। मोमिनुल अव्वल जी, उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमान सरकार को खटक रहे हैं, मुसलमानों पर यह सीधा सीधा हमला है। असदुद्दीन अवैसी ने यह भी कहा कि आप अफगानिस्तान से लेकर आएंगे तो क्या यहां पर सिक्योरिटी के हिसाब से ब्लेंडर नहीं है? ना, लेके आने का बात ही नहीं है ना। इसमें कहां से किसको लाएगा? नहीं, असल इस बिल का नहीं है। मोमिनुल अव्वल जी, इस बिल को आप शायद समझे नहीं। हाँ। इस बिल का मकसद यही है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज है उन्हें लाना है हिंदुस्तान में, जो परेशान है उन्हें लाना है हिंदुस्तान में। ना देखिए, जो ऑलरेडी है यहाँ हमारा आसाम में जो ऑलरेडी है उनको नागरिकता देने के लिए उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसका बाद उनको मिलेगा। हम तो यही समझते हैं। कोई बाहर से किसी को लाएगा ये तो उसमें हम देखा नहीं है। रफीकुल इस्लाम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मुमताज आलम रिजवी साहब उसके बाद आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। हितेंद्र सिंह आपके पास भी आ रहा हूं जी। रफीकुल इस्लाम साहब, असदुद्दीन अवैसी को आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुल्क को दोबारा से तोड़ने की और डिवाइड करने की कोशिश हो रही है, दोबारा से पार्टीशन जैसी तस्वीर बन रही है। देखिए,
बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसलिए देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये नागालैंड वाले अलग स्टेट मांग रहे थे, आसाम में जो उल्फा है उनका यह है कि अलग स्टेट, वो ये नहीं आसाम को आजाद वो चाहते हैं उल्फा वाले। अभी अगर विदेशी का बोझ लाके देगा वो लोग और शक्तिशाली हो जाएगा। इस तरह जो है ये मुल्क के लिए भी खतरा हो जाएगा। मोमिनुल्लाह वाले ये जवाब नहीं दे सकते कि अब वहां बोडो है, अलग स्टेट चाहते हैं, बोडो में एक ग्रुप है, अलग कंट्री चाहते हैं, उल्फा वाले अलग इंडिया से अलग कंट्री चाहते हैं। तो विदेशी बांग्लादेशी का बोझ लाके आसाम में भर देंगे, आसामी लैंग्वेज खतरे में होगा, आसाम के हेरिटेज कल्चर खतरे में होगा, वो लोग कैसे बैठे रहेंगे? ये सब सरासर। दूसरा यह है कि बंगाली हिंदू जो आज तक आ रहा है उसको आप लाल कारपेट बिछा रहे हो, और मुसलमान 100 साल से वहां है उनको आप सता रहे हो एनआरसी के नाम पे, उनको आप मतलब शक की निगाह पे देख रहे हो बार बार। ये बीजेपी का जो है ये सही नहीं। देखिए रफीकुल इस्लाम साहब, खतरा तो आप लोगों से है। अरे भाई धर्म पे आधार पे अगर बना तो अरे खतरा आप बीजेपी से है, आपके आरएसएस से है, नागपुर से खतरा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखिए जो घुसपैठी ऑलरेडी 51 और 71 का बीच में जो बांग्लादेश से आया हुआ है, जिसको असम में कट करके इसमें नागरिकत्व मिल गया, वो जो बांग्लादेशी मुसलमान है, खतरा तो बांग्लादेशी मुसलमान से है। जो बांग्लादेश से आया हुआ मुसलमान है उन लोगों से खतरा है, असम का भाषा का, असम का कल्चर का, असम का हेरिटेज का। अरे भाई हम आपसे खतरा है असम का। रफीकुल इस्लाम आपसे खतरा है, आपका जो कौम का आदमी है आपसे, आप लोगों से खतरा है असम का। 71 के बाद जो भी आएगा वो जाएगा। खतरा आप लोगों से है। ऑलरेडी बांग्लादेश से आया हुआ मुसलमान मेजोरिटी बन गया 9 डिस्ट्रिक्ट में, असम का 9 डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश से आया हुआ मुसलमान का मेजोरिटी हो गया। खतरा आप लोगों से है, खतरा यूडीएफ से है, जो यूडीएफ धर्म का आधार बन रहा है दल है। खतरा आप लोगों से है, जो आप लोग बोलते हैं जो म्यांमार में जो हो रहा है, इसीलिए हम म्यांमार के जो रोहिंग्या के लिए हम लोग मर सकते हैं, हम लोग जूझ सकते हैं। ऐसा सोचने वाला आदमी से ऐसा सोच। हितेंद्र सिंह आपके पास आना चाहूंगा। हितेंद्र सिंह, जो बात अभी असदुद्दीन अवैसी ने कही उसी तरह का कुछ अटैक और हमला आज शिवसेना का जो सामना जो पेपर है उसमें भी इसी तरह की बात थी। सामना में आज सुबह के सामना में कहा गया कि मुल्क को यह सरकार दोबारा से तोड़ना चाह रही है रिलीजन के नाम पर। अबू साहब सीधी सी बात यह है, सरकार अगर राष्ट्र के हित में काम कर रही है तो शिवसेना सरकार के साथ है। शिवसेना तभी तक साथ में है जब तक राष्ट्रहित में काम हो रहा है। अगर राष्ट्रहित में काम नहीं हो रहा है तो शिवसेना कतई साथ में नहीं है। जैसा संजय राउत साहब ने पहले भी कहा है, ट्वीट करके भी बोला है, तो शिवसेना अपनी जगह पे जितनी चीजें बोल रही है पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है, दोनों जगह पे काम करती है। शिवसेना कभी पक्ष में रहती है, कभी विपक्ष में रहती है। पक्ष में इसलिए रहती है जब उसे सही लगता है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, और विपक्ष में तब रहती है जब उसको ये लगता है कि शिवसेना इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी सरकार के साथ जाएगी। हितेंद्र सिंह, महाराष्ट्र में क्या कुछ नहीं हुआ? नहीं, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या कुछ नहीं हुआ? राष्ट्रहित, अबू साहब, राष्ट्रहित की बात आती है तो फिर हम सरकार की बात करते हैं। राष्ट्रहित में अगर आती है तो शिवसेना जाएगी, अगर राष्ट्रहित की बात नहीं होती है तो शिवसेना कतई नहीं जाएगी। और जैसा संजय राउत साहब ने कहा है, कर रही है सरकार तो यहाँ हिंदुत्व की बात कर रही है। नहीं, हिंदुत्व की बात कर रही तो नहीं, उसमें पहले भी ये हुआ था कि घुसपैठिए जितने गैर कानूनी तरीके से आएंगे उनको बाहर भगाया जाएगा। तो सरकार ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। सरकार ने अभी तक ऐसा कोई काम किया ही नहीं है कि जितने घुसपैठिए आए गैर कानूनी उनको कभी बाहर किया ही नहीं। दूसरी चीज, अब अगर ये बिल ऐसा आया है जिसमें से सारी चीजें ये बता रहे हैं कि ये हिंदू आएंगे, सिख आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, उनकी सारी व्यवस्था होगी, तो ये क्या वोट की राजनीति के लिए सारा बिल चल रहा है? ऐसा साफ दिख रहा है कि वोट की राजनीति करने के लिए यहां पे ये बिल चलाया जा रहा है कि बिल पास होगा तो मेरी सरकार तो आएगी, क्योंकि इनका सारा खेल खाली सरकार बनाने के ऊपर चलता है। ये मेरा कहना है अबू साहब। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी साहब, दो चीजें हैं। एक बात जो हितेंद्र सिंह कह रहे हैं या पूरा अपोजिशन जो कह रहा है कि ये बिल जो लाया जा रहा है इस पर कहीं ना कहीं वोट बैंक की सियासत हो रही है, और दूसरी बड़ी चीज उससे भी बढ़कर जो बयान अभी अभी आपने लोकसभा में असदुद्दीन अवैसी का सुना, उन्होंने कहा कि मुल्क को दोबारा से बांटने की सियासत हो रही है। अब
नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो बात कही जा रही, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आइन के आर्टिकल 14 का हवाला दिया जा रहा है और जिसमें कहा गया है कि सबको बराबरी का हक होगा, तो जाहिर सी बात है कि और जो कांग्रेस ने कहा है कि दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने कि ये आर्टिकल 14 पर हमला है और ये प्रियम्बल पर हमला है। प्रियम्बल में भी यही बात कही गई है कि सबको समान जो है नागरिकता दी जाएगी, शहरियत दी जाएगी, सबको बराबर के हुकूक दिए जाएंगे। तो अब अगर इसमें से मुस्लिम को हटाया जा रहा है और हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, बुद्धिस्ट, ये सबको अगर रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल फ़र्क कर दिया गया। तो ये जो फ़र्क किया जा रहा है, यही तो तकसीम है। देखिए, तकसीम क्या चीज़ है? तकसीम आपने कर दिया, यानी एक तरफ आपने हिंदू और एक तरफ मुस्लिम, और आपने कुछ लोगों को लिया है और मालूम नहीं कि उनको कब हटा दें, ये भी नहीं। मसलन जैसे आपने सिख को ले लिया, ईसाई को ले लिया, पारसी को ले लिया, जैन को ले लिया, बुद्धिस्ट को ले लिया, तो इनको बाद में इनको भी हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो तकसीम की बात कही जा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आर्टिकल 14 की ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसमें जो है फ़र्क किया जा रहा है और हमारा आइन फ़र्क करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। और जहाँ तक ये सियासत की बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जाहिर किया जा रहा है कि दरअसल ये जो हुकूमत है वो हिंदुओं की आज वजीर दाखिला ने लोकसभा में कहा, ऐवान में आज वजीर दाखिला ने कहा कि कोई इस बिल में शक करने की गुंजाइश नहीं है, ना तो ये दस्तूर के खिलाफ है, ना ये अक़लियतों के खिलाफ है और ना ही मुसलमानों के खिलाफ। वजीर दाखिला तो यकीन दहानी करा रहे हैं मुमताज आलम रिजवी साहब। नहीं, सवाल ये है कि कैसे बताया जाए उन्हें। वजीर दाखिला ने जो बात कही है उसको बताया कैसे जाए, उनकी नजर में क्या चीज गलत है। भाई, आप जो है असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, सब पूरा आइन लेकर के पार्लियामेंट में खड़े हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए ये आइन, ये जो आइन का प्रियम्बल है, जो तमहीद है आइन की, ये उसके खिलाफ है, क्योंकि ये बांट रहा है लोगों को। तो वो हवाला क्या दे रहे हैं? 1947 का हवाला दे रहे हैं कि गलती तो की है कांग्रेस ने कि मजहब की बुनियाद पे, तो उसका भी तो जवाब दिया मनीष तिवारी ने, उसका भी जवाब दिया कि 1935 में हिंदू महासभा ने टू नेशन की थ्योरी पेश की थी, कांग्रेस ने पेश नहीं की थी। तो कहने का मतलब यह है कि जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन जवाब जब मानेगा कोई तब ना, जवाब कोई मानेगा। भाई, पूरी वो आइन जो है लेकर के और हवाले दे रहे हैं कि देखिए कैसे ये खिलाफ है। जो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है, क्या इससे बेहतर कोई हवाला हो सकता है? लेकिन सवाल यह है कि मेरे मुर्गे की एक टांग, जब उनको मानना ही नहीं है, उनको सुनना ही नहीं है, तो आप कुछ भी हवाला दे दीजिए। सवाल यह है कि खुद वजीर जाहिर सी बात है क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में रहा है 2014 में भी और 2019 में भी कि इसे मुल्क में एक तरह से नाफिज कराना है, और उसी पर क्या वाकई में बीजेपी अड़ी हुई है और जिद पर एक तरह से अड़ी हुई है, क्योंकि पूरा अपोजिशन इसकी मुखालफत करा। छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी इश्यू पर बात करेंगे। क्या वाकई में यह बिल हिंदू मुसलमान को एक तरह से बांटेगा? क्या समाज में इससे एक तफरीक पैदा होगी, एक बंटवारा पैदा होगा? इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन हाजिर। अवैसी ने इस बहस में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि यह बिल मुल्क को बांटने वाला है, दस्तूर के खिलाफ यह बिल है, और उन्होंने यह कहते हुए इस बिल की जो कॉपी थी उसे भी फाड़ दिया। कई तरह के सवाल अपोजिशन इस बिल पर उठा रहा है, लेकिन सरकार है कि वो एक तरह से अड़ी हुई है इस बिल को पास कराने के लिए। हालांकि लोकसभा में तो सरकार की राह आसान लग रही है, देखना यह अहम होगा और दिलचस्प होगा कि राज्यसभा में सरकार इस बिल को किस तरह से पास कराती है और किस तरह से लेकर जाएगी। इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोमिनुल अव्वल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मोमिनुल अव्वल जी, पहले एनआरसी पर लगातार जो अपोजिशन था वो एक तरह से उसकी मुखालफत कर रहा था, उसके अगेंस्ट में था। हालांकि आसाम में जिस तरह से एनआरसी हुआ, एआईयूडीएफ ने वहां पर उसकी हिमायत की थी, उसने कहा था हम सपोर्ट करते हैं इसे। लेकिन जिस तरह से अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इस बिल को लेकर अपोजिशन अड़ा हुआ, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मोमिनुल जी, जो फर्जी दस्तावेज दे के बांग्लादेश से आया हुआ घुसपैठी मुसलमान इस एनआरसी में उन लोगों का नाम आ गया, इसीलिए वो लोग सपोर्ट कर रहा है।
अभी जो ये नहीं, वहां पर तो नॉन मुस्लिम के नाम ज्यादा है। 19 लाख में 12 लाख से ज्यादा तो नॉन मुस्लिम के नाम है मोमिनुल जी। ना इसीलिए हम बोल रहे हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट दे के यूडीएफ वाला और आमसू वाला ये सब लोगों ने बांग्लादेश से आया हुआ जो मुस्लिम है उन लोगों को नाम एनआरसी में इंक्लूड करा दिया। एनआरसी में नाम आ गया, झूठ मत इसलिए बोलिए, वो लोग एनआरसी मान रहा है। झूठ मत बोलिए, लोगों ने जो इसलिए एनआरसी वो लोग मान रहा है, वो खुद नहीं बनाया, वो लोगों ने जो एनआरसी में कागजात दिया है ना, जो बांग्लादेश से आया हुआ आदमी है सरकार ने लोगों वो को बनाया हुआ है, जिसको कागज बनाने के सफल नहीं हुआ उन लोगों का नाम बाहर है। झूठ अभी एनआरसी फिर बनेगा, एनआरसी फिर बनेगा, जो जाली डॉक्यूमेंट देके एनआरसी में नाम अंदर किया है उन लोगों को बाहर किया जाएगा। जो सबमिट किया, जो सरकार ने देखिए, और ऐसा बात है जो अभी जो एनआरसी बनेगा नेशनल लेवल में, हम तो सोचा है कि 1951 उसका काट ऑफ डेट होगा। जब 1951 काट ऑफ डेट नेशनल रजिस्टर के लिए होगा ऑल इंडिया लेवल में, तो निश्चित रूप से आसाम में मिनिमम 70 लाख 75 लाख जो बांग्लादेश से आया हुआ घुसपैठी है, मुसलमान है, उन लोगों का नाम काटा जाएगा एनआरसी से। और दूसरा बात है जो अभी जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं कर रहा है जो बांग्लादेश से रोहिंग्या लोग और ये बांग्लादेशी मुसलमान या आसाम में आने के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। 2014 का 31 दिसंबर काट ऑफ डेट है। इसीलिए देखिए, और एक बात है, ये इंप्रेशन देना सब लोग देने के लिए सोचते हैं कि जो बांग्लादेश 1971 में हुआ उसका बाद जिस तरह से एनआरसी मोमिनुल अव्वल जी जिस तरह से एनआरसी चल रहा था, अब जब आप कैब लेकर आ जाएंगे तो फिर एनआरसी का तो मामला ही खत्म हो जाएगा, एनआरसी पूरे तौर से खत्म ही हो जाएगा। आप तो फिर बाहर से लाने की बात कर रहे हैं, अलग बात है, कैब अलग बात है, आप तो और ज्यादा लाने की बात कर रहे हैं। पहले से ही बहुत से मसले हैं, हम लाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी 2014 तक यहाँ है, 2031 दिसंबर तक जो है उन लोगों को इसमें जगह मिलेगा, अप्लाई कर सकते हैं जो नागरिकता के लिए। अभी कोई बाहर से नहीं आएगा। नहीं मोमिनुल अव्वल जी जो कैब जो बिल आ रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में निश्चित रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटीज हैं, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सबको लाया जाएगा, हिंदुस्तान में बसाया जाएगा। लाया जाएगा नहीं, जो ऑलरेडी है। देखिए ये ना ये आप बिल देख लीजिए, हम समझ गया है जो बिल ना बिल में काट ऑफ डेट है, आप देख लीजिए 31 दिसंबर 2014। अबू भाई 2014 31 दिसंबर का बाद में कोई भी आएगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, उसमें प्रावधान नहीं है। 2014 31 दिसंबर के लिए आप असल में इस बिल को समझे नहीं, या तो आपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी को लोकसभा में आज सुना नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल सब क्लियर कर दिया। रफीकुल इस्लाम साहब जी, अबू भाई जी, ये जो मोमिनुल अव्वल बोल रहे हैं, बीजेपी का जो विजन डॉक्यूमेंट है, मैनिफेस्टो है आसाम में, जो लास्ट इलेक्शन में उसमें लिखा हुआ है कि आसाम एकॉर्ड को एक एक वार्ड ये लोग मानेंगे। आसाम एकॉर्ड में है 71 के बाद कोई भी आसाम में नहीं रहेगा, हिंदू या मुसलमान। 71 छोड़कर सब मानेंगे, 71 छोड़कर सब मानेंगे आसाम एकॉर्ड। लोगों को जो हिंदू आए हैं उनको जगह देना होगा। मैनिफेस्टो में झूठ बोला है मोमिनुल अव्वल ने, मैनिफेस्टो में फिर क्यों बोला है कि आसाम एकॉर्ड को एक एक वार्ड को मानेंगे। अगर आसाम एकॉर्ड को मानते हैं तो 71 को मानना पड़ेगा, 71 के बाद 2014 देखिए रफीकुल इस्लाम साहब, आप बांग्लादेशी मुसलमान पीटी और रोहिंग्या पीटी आप छोड़ दीजिए। तो नहीं आया, आप बांग्लादेश मुसलमान के लिए आपका मन में जो स्नेह है, जो सद्भावना है, और जो रोहिंग्या के लिए आपका मन में जो सद्भावना है, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। मोमिनुल अव्वल जी, जिस तरह से बिल लाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां के लोगों के खिलाफ एक तरह से कदम है, आसाम के लोगों के साथ एक तरह से ईमानदारी नहीं है ये। जिस तरह से चुनाव से पहले मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा था कि एनआरसी के बाद हालात यहां पर सही हो जाएंगे,
लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग और खासतौर से आसाम के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कैसे? नहीं, असम आप का दूसरों लोग को तो ले आएंगे। ऐसा मैसेज कर रहे हैं। पहले से वहां पर लाखों लोग घुसपैठिए हैं और आप दूसरों को ले आएंगे वहां पर, बोझ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? लाखों लोग ना दूसरों घुसपैठी का इसमें कोई जगह नहीं है। जो शरणार्थी है, जो रिफ्यूजी है, उन लोगों के लिए है। घुसपैठी तो हम लोग बाहर करेंगे। 51 से होने से तो बहुत अच्छा होगा। बात कर रहे हैं 71 अभी तो बातें कर रहे जो 71 करके कहा दैट प्रफुल्ल महंत 71 को एक किया, 71 करके किसी को पूछा भी नहीं था। मुमताज आलम रिजवी साहब, जो बात मोमिनुल अव्वल जी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद ये बिल को समझ नहीं रहे हैं। इस बिल की खास बात यही है कि जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के परेशान माइनॉरिटीज को लाया जाएगा। यही असल अमेंडमेंट हो रहा है इस बिल में। उनको सरकार की हिमायत करनी है, उनको कोई बात समझनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो समझ न रहे होंगे, वो सब चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको हुकूमत की हिमायत करनी है और वो डर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ न निकल जाए कि कल हमारी क्लास हो जाए, तो ये इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी आज खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाज़ेह तौर पर कहा है और उनका ये जुमला है कि अगर हम यहाँ अक़लियतों की हिमायत की जाती है तो क्या जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ जो अक़लियत हैं तो क्या हम उनकी हिमायत न करें, हम उनका ख्याल न रखें? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? वही मतलब हुआ कि जो हुरैरा भाई आप कह रहे हो, ये वही है कि उनको वहाँ से लाने की बात भी है उनको। और यही वजह है, आप देखिए कि आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने ये बात कही है। कल उनका बयान आया था कि दरअसल जो गलती हमसे आसाम में हुई वो गलती हमसे ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाने में नहीं होनी चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए और इसमें तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो यही खदशा जाहिर किया गया। लेकिन चूंकि ये जानना नहीं चाहते हैं, ये समझना नहीं चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि पहले पूरा बिल जो है उसको देख लें, उसको समझ लें, उसके बाद बात करें। और हिमायत जाहिर सी बात है कि इनको सिर्फ हिमायत करनी है। ये बार बार कह रहे हैं, आप इनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई 19 लाख में से 12 लाख जो है वो गैर मुस्लिम है, सिर्फ 7 लाख जो है मुस्लिम है। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, सिर्फ मुस्लिम घुसपैठिए आए हैं और उनको जिन्होंने गलत कागज बना करके और खुद को कह दिया है कि हम जो है हिंदुस्तानी हैं, तो भाई साहब कल आपके भी तो हो जाएंगे। क्या प्रूफ आपके पास है कि फिर आपका कागज गलत नहीं है? क्या चीज आप साबित करेंगे? कैसे आप अपनी शहरियत साबित करेंगे? मोमिनुल अव्वल जी जरा अपने बारे में भी सोच लीजिए। ऐसा है, नहीं, आप अपने बारे में सोच लीजिए। आप नहीं, अगर आप हम सोचा है, आप देखें मुसलमान सब मुसलमान आसाम में एक ही नहीं है। आप कैसे बताएंगे कि आपके कागज जो है वो ओरिजिनल है? आप कैसे बताएंगे? बताइए। मैं 7 मरतबा हम कागज देके वहां के जो गरीब लोग हैं, वहां ऐसे लोग हैं बेचारे कि जो झोपड़ी में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, बारिश होती है, सैलाब आता है। देखिए आसाम में जो मुसलमान है 2 तरह का मुसलमान है। आसाम में जो मुसलमान है 2 तरह का है। आसाम में जो बांग्लादेश से आया हुआ है 24% मुसलमान है, बांग्लादेश से आया हुआ है। बाकी जो 10% है सब इंडिया है। बताइए सही कागज नहीं, सही कागज बांग्लादेश से आया हुआ है 24%। रफीकुल इस्लाम जो बैठा हुआ है ना, वही बांग्लादेश से आया हुआ है। बताइए सही कागज किसको कहते हैं? कोई बांग्लादेश से नहीं आया, 100 साल पहले से लोग यहाँ है। तो इस जो बांग्लादेश आप मोहम्मद सिंह में है, बांग्लादेश से आप एजेंसी नहीं हो ना, आप एजेंसी नहीं हो। झूठ बोल रहे हो मोमिनुल अव्वल। आसाम आज का बांग्लादेश बांग्लादेश से आया हुआ है। आज का बांग्लादेश मोहम्मद सिंह मुसलमान है। 100 साल पहले सब बात हो गई। आसाम में 2 तरह का मुस्लिम है, यहाँ का लोकल जो मुस्लिम है। दोबारा आ रहा हूं, हितेंद्र सिंह, देखिए क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार बहुत जल्दबाजी कर रही है, जिस तरह से उसने नोटबंदी में किया, जीएसटी में किया और कई ऐसे मामले जहां पर सरकार ने बहुत जल्दबाजी की और अपोजिशन भी कह रहा है कि सरकार इस कदम को उठाने में बहुत जल्दबाजी कर रही है। मैं हितेंद्र जी एक चीज समझना चाह रहा हूं कि इस मुल्क पे पहले से बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, यहां मसाइल और इश्यूज पहले से बहुत ज्यादा है, यहां लोग भूखों मर रहे हैं और आप ऊपर से और ज्यादा बोझ डाल रहे हैं।
क्या ये बड़ी समस्या नहीं होगी सरकार के लिए, यहां के लोगों के लिए? घूस डालने का बात नहीं कर रहे हैं हम तो जो रिफ्यूजी है उन लोगों को लेना चाहता है, जो घुसपैठी है उन लोगों को बाहर पहले ही देखिए कि 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारे यहाँ पे, और उसके बाद भी हमारे ऊपर भार बढ़ाया जा रहा है। हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, इस चीज को भी देखना चाहिए सरकार को। और रही बात मुस्लिम की, तो इसमें कहीं से अगर नागरिकता संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए, धर्म के हिसाब से नहीं, क्योंकि नागरिकता हमेशा संविधान के हिसाब से चलती है। दूसरी चीज, अगर हम नागरिकता की बात कर रहे हैं तो धर्म कहाँ से आ गया? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, वो पीड़ित है कहीं से भी। बिल्कुल। और हमने सरकार से अपना एक मांग रखी है कि जितने भी शरणार्थी आएंगे उनको 25 सालों तक वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरी चीज, और अगर हम इस बिल को गहराई से देखें तो इस बिल में कहीं ना कहीं मुझे अदृश्य विभाजन दिख रहा है। नहीं तो मेरा हितेंद्र अपना जी, कहना अब बड़ा सवाल यहां पर यही है, क्या शिवसेना इसके अगेंस्ट जाएगी? अगर इतनी कमियां हैं इस बिल में, और वाकई में लग रहा है जो बात असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं, जो पूरा अपोजिशन कह रहा है कि ये बिल कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो क्या शिवसेना इसके अगेंस्ट जाएगी? नहीं, शिवसेना तो अगेंस्ट जा ही रही है, क्योंकि अगर राष्ट्र हित में कोई भी काम होगा, चाहे केंद्र में सरकार किसी की भी हो, शिवसेना साथ में रहेगी। अगर सरकार हित में काम नहीं कर रही है तो हमेशा शिवसेना विरोध में रहेगी। और इस चीज के लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि बिल को अगर हम गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं अदृश्य विभाजन इसमें दिख रहा है। रफीकुल इस्लाम साहब, क्या वाकई में ये बिल वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक है? सरकार का ये कदम बहुत ज्यादा एक तरह से खतरनाक है, और जो बात लगातार जिस तरह से हितेंद्र जी ने कही, या जो असदुद्दीन अवैसी ने भी कही, या पूरा अपोजिशन जिस तरह से लगातार कह रहा है कि इससे समाज बटेगा, समाज में हिंदू मुसलमानों में एक तरह से दूरी आएगी, एक खाई पैदा होगी, क्या वाकई में समाज को तोड़ने वाला है? बिल्कुल, हितेंद्र जी ने सही कहा कि हम पे बोझ बढ़ेगा और बटेगा। बोझ इस तरह बढ़ेगा, आज इंडिया का जीडीपी देखिए 4% तक आ गया, इंडस्ट्रीज लाखों लाख बंद है, लाखों एम्प्लॉयज घर की तरफ जा रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है। आप ऊपर से अपने घर के बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हो, खिला नहीं पा रहे हो, इनके आपका कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे हो, और विदेश से आप बोझ ला रहे हो। आप वहां से, और वो भी धर्म के नाम से बांट के। अभी जैसा कि श्रीलंका के लोग यहाँ आए हुए हैं, चाइना तिब्बत के लोग हैं, नेपाल के हैं, उनको आप नहीं दे रहे हो सिटीजनशिप। आप सिर्फ 3 स्टेट को ले लिया। बांग्लादेश इंडिया का दोस्त फ्रेंड स्टेट है, अब हर महीने में बांग्लादेश जा रहे हो। अगर बांग्लादेश से लोगों को सता के भगा दिया, अब ये 6 साल में बीजेपी कितने मर्तबा बांग्लादेश को नोटिस दिया, होशियारी दी कि इस तरह का काम मत करो। कभी आपने होशियारी नहीं किया, कभी आपने बांग्लादेश को नोटिस नहीं दिया। अफगानिस्तान आपका इंडिया का दोस्त कंट्री है, आपने कभी नहीं बोला। अब अफगानिस्तान में देखिए टेररिज्म एक्ट वहां होता है, पाकिस्तान में होता है, वह हिंदू हो या मुसलमान हो, वहां के टेररिस्ट एक्ट के साथ वो है वहां मुलविस। वहां से लोग आप जो ला रहे हो, क्या गारंटी है कि इंडिया में आके नहीं करेंगे? इंडिया में जो आज टेररिस्ट ग्रुप है, कितने लोग हैं देखो, माओइस्ट है, वो कोई मुसलमान है क्या? उल्फा कोई मुसलमान है क्या? ठीक है, रफीकुल इस्लाम साहब इस वक्त मेरे साथ टीएमसी लीडर इश्तियाक अहमद साहब कोलकाता से जुड़ गए। इश्तियाक साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इश्तियाक साहब, लोकसभा में जोरदार बहस चल रही है, और यह बिल जाहिर सी बात है कि लोकसभा में सरकार की जीत होने जा रही है, लेकिन पूरा अपोजिशन अड़ा हुआ है कि इस बिल को पास ना होने दिया जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये समाज के खिलाफ है, समाज इससे बटेगा। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये बिल के हम लोग टोटल खिलाफ हैं, और आने वाले दिन में ये बिल के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन हम लोगों का चलेगा, क्योंकि ये पूरे टोटल ये जो संविधान के खिलाफ हो रही है, और ये एक समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के इशारे पे ये काम हो रहा है। ये सरकार जो है, ये कहते हैं कि हम सबके साथ सबका विकास करेंगे, मगर ये सबके साथ सबके विकास नहीं कर रहे हैं।
ये एक समाज को सर्वनाश करने का काम कर रहे हैं, ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से जो आएंगे, इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से जो आएंगे, इन्होंने कहा है कि सरकार को अपोजिशन रोकेगा कैसे? इस बिल को अपोजिशन कैसे रोकेगा? अपोजिशन के पास तो डिजिट ही नहीं है। देखिए जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे पास में नंबर नहीं है, मगर अवाम जो पब्लिक ने इन्हें वोट दिया है, सिर्फ एक समाज ने इन्हें वोट नहीं दिया है, आज इन्हें सत्ता पे बैठाया है, सब समाज के लोग मिलकर इन्हें सत्ता पे बैठाए हैं। तो सत्ता में बैठाने का मतलब ये नहीं होता है, इनका मकसद ये नहीं होता है कि भाई आप एक समाज को, एक मुसलमान को टारगेट करके आप देश को भाग करना चाह रहे हैं, और ये होने नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ आज लोकसभा में देखिए इश्तियाक साहब, लोकसभा में होम मिनिस्टर ने कहा है कि मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को टारगेट नहीं किया जा रहा है। क्या उनकी इस बात पर यकीन न किया जाए? ये माइनॉरिटीज को टारगेट ही किया जा रहा है, ये माइनॉरिटीज को ही टारगेट किया जा रहा है। आपने कहा है कि अफगानिस्तान से लोग लेकर आएंगे, आपने कहा है कि वहां से जो लोग आएंगे उनको हम एक्सेप्ट करेंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे, मगर आपको ये जानने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में जो लोग हैं, वहां पर जो लोग आएंगे, कि यहां पर उन लोग आकर क्या टेररिज्म के ऊपर में एक्टिविटीज नहीं करेंगे। उन लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश से लेकर आएंगे, उनका कहना है कि नेपाल से लोग लेकर आएंगे। तो ये सब लोग वहां से जो आएंगे तो टेररिज्म के ऊपर में बढ़ावा होगा न कमी होगा। मोमिनुल अव्वल जी, ये जानना चाहता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या उस नारे की खिलाफवर्जी नहीं हो रही है? सरकार का जो नारा है, क्या उसके आगे सरकार का कदम नहीं हो रही है? ना देखिए, ये इसमें सरकार को जो ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। हाँ, ये जवाब दें ना। देखिए, आप लोग जितना भी बोलिए, ये संविधान का खिलाफ नहीं है। इसका डिबेट चल रहा है लोकसभा में, और हमारा हिसाब से ये बिल पास होगा निश्चित रूप से। इस बिल पास होने का बाद हम लोग का मुसलमानों के अगेंस्ट है, अपोजिशन इसी बात पर अड़ा हुआ है कि समाज के एक हिस्से, एक सेक्टर के खिलाफ है ये। मोमिनुल साहब, ये जो मोमिनुल अव्वल जी, ये समाज को बांटने वाला है। अपोजिशन इसी पर तो अड़ा हुआ है। क्यों कर दिया गया? लोकसभा में जीत कर क्या आप इस बिल को राज्यसभा में भी जीत लेंगे? देश आगे तभी बढ़ सकता है। ना देखिए, ऐसा है जो अभी जो क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सर जी, ऐसा है, देश तभी आगे बढ़ सकता है जब आप सबके साथ, सबका विश्वास को लेकर आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक समाज को आप पीछे रखकर आप एक साइकिल चलाएंगे। आपको एक छोटी सी हम बात कहते हैं कि एक साइकिल चलाएंगे, एक पहिया से साइकिल नहीं चलता है, दोनों पहिया को चलाना पड़ता है, तब से एक साइकिल चलता है। आप एक समाज को पीछे रखकर आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप देश को बिल्कुल। रफीकुल इस्लाम साहब, यही शुरू से मेरा एक सवाल था आपसे, शायद उसका जवाब मुझे नहीं मिला, कि लोकसभा में तो अदद नहीं है अपोजिशन के बाद, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। सरकार चाह रही कि किसी भी कीमत पर वो इस बिल को एक तरह से पास कराएगी। अपोजिशन के पास ऑप्शन क्या बचता है? किस तरह से सरकार के इस कदम को रोका जाएगा? मैं मुमताज आलम साहब आपके पास भी आ रहा हूं। रफीकुल इस्लाम साहब, लोकसभा में तो बीजेपी की संख्या है, वो इसको जबरदस्ती हिटलरी तरीके से पास कर सकते हैं, पास कर लेंगे। लेकिन राज्यसभा में मैं तमाम इंडिया के जो ऑनरेबल एमपी है, राज्यसभा के मेंबर है, उनको अपील करता हूं कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये जो सांप्रदायिक बिल है, इसके खिलाफ बीजेपी के अलावा तमाम दल के एमपीज वोट करे और इस बिल को बाहर कर दे। मैं अपील करता हूं इस बिल को, इसलिए कि ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला बिल है, भारत में बोझ डालने वाला बिल है, और इंडिया के जो हमारा बना है, एक उम्मीद अपोजिशन की है, उसको बर्बाद करने वाला है। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जब इस तरह का बिल होता है तो बहुत सी ऐसी पार्टियां होती हैं जो वॉकआउट कर जाती हैं, वो सरकार का काम आसान कर देती हैं। नहीं, देखिए, इसमें अभी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उसमें कांग्रेस वगैरह ये सब मिल करके इनकी राज्यसभा में कोशिश होगी कि इसको हम सिलेक्ट कमेटी में भेज दें, ताकि इसमें जांच हो और इसका पूरा चेक होने के बाद और फिर से ये लाया जाए। तो अभी पूरी जो राज्यसभा में कोशिश होगी वो यही होगी, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अपोजिशन को मिल सकता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए
और उसमें फिर जब ये पूरा प्रोसेस पूरा होगा और फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यही एक तरीका है और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें जो वॉकआउट कर जाती है तो अपोजिशन इस कोशिश में लगा हुआ है कि कोई भी इससे वॉकआउट न करे बल्कि इसमें शिरकत करे और इस बिल को या तो रोके, और अगर नहीं रोक सकता तो दूसरी जो अपोजिशन की कोशिश होगी कि इसको किसी तरीके से सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। और जो बात ये कही जा रही कि नोटबंदी में जैसे गलती हुई, जीएसटी में जैसे गलती हुई, उस तरीके की गलती इसमें जल्दबाजी में कोई इस तरह का कदम न उठे। मैं इश्तियाक अहमद साहब मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा कि बहुत सी पार्टियां होती हैं जो बाहर तो एक तरह से अपोज करती हैं और ऐवान में भी हम देखते हैं कि वेल में भी एक तरह से अपोज करती हैं, लेकिन जब बारी आती है वोट करने की तो वो सीधे से वॉकआउट कर जाती हैं ऐवान से और सरकार का काम आसान हो जाता है। क्या इस तरह से राज्यसभा में रोक पाएगा अपोजिशन? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये ऐसा नहीं है। इस बार जितने भी ऑपोजिशन है, क्योंकि ये जो मामला है ये देश को जोड़ने का मामला नहीं है, ये देश को तोड़ने का मामला है और आपस में भाईचारगी को तोड़ने का काम इन लोगों ने कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि इस बार किसी भी ऑपोजिशन की तरफ से कोई वॉकओवर या बाइकआउट करेंगे। और जैसा रकीबुल इस्लाम साहब ने कहा है कि हम भी यही कहना चाहेंगे ये आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनसे ये अपील करेंगे कि जितने भी सेकुलर माइंडेड ऑपोजिशन है वो सब मिलकर, ऐसे नहीं है कि बीजेपी के अंदर में भी बहुत सारे सेकुलर है, उन लोग सब मिलकर ये जो है ये बिल के खिलाफ राज्यसभा में अपनी बात को रखें और ये बिल को रिजेक्ट करें। और हमें उम्मीद है कि राज्यसभा में ये बिल रिजेक्ट होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि वो सिलेक्ट कमेटी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, मगर हमें लगता है कि ये राज्यसभा में ये रिजेक्ट होना है, क्योंकि ये जो मामला है ये मामला सिर्फ पॉलिसी का मामला नहीं, ये मामला हो रहा है सिर्फ हिंदू। देखी थी कि अपोजिशन में किस तरह से इस बिल को लेकर नाराजगी, लेकिन बड़ा चैलेंज यही होगा कि लोकसभा में तो एक तरह से सरकार के पास तादाद है, वो इस बिल को पास करा लेगी, लेकिन अहम देखना यही होगा कि क्या राज्यसभा में सरकार के इस कदम को अपोजिशन रोक पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, हितेंद्र सिंह जी, मोमिनुल अव्वल जी, मुमताज आलम रिजवी साहब और रफीकुल इस्लाम साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।